Good morning to you all. मेरे अपने काम करने का तरीका है और काम करने के उस तरीके में सबसे अधिक मैं किसी चीज को अहमियत देता हूं तो क्वेश्चन बैंक को अहमियत देता हूं। आज जिस चीज पर मैं आपके साथ चर्चा करना चाह रहा, इंडियन इकोनॉमी पर एक आउटलाइन ड्रॉ आउट मैं करना चाहता। लेकिन इंडियन इकोनॉमी पर आउटलाइन को ड्रॉ आउट करने के पहले मैं एक बार इंडियन इकोनॉमी को लेकर आपकी धारणा क्या है, मैं उससे परिचित होना चाहूंगा। क्या समस्या महसूस करते, कहां पर समस्या महसूस करते, यह प्रश्न मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए क्योंकि बीमारी दो प्रकार की होती है, रोग दो प्रकार के होते हैं। एक रियल भी होते हैं, वास्तविक होते हैं, और दूसरे परिकल्पित होते हैं। नहीं है कोई बीमारी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में यह बात बैठी हुई है कि कोई गंभीर बीमारी से हम ग्रस्त हैं या ग्रस्त हो जाएंगे। ऐसा होता है या नहीं? एंड एट द सेम टाइम बात करूं तो एट द सेम टाइम मैं कहना चाहूंगा जो परिकल्पित बीमारी है उसका संबंध हमारे स्टेट ऑफ माइंड से जाकर जुड़ता। 69वीं बीपीएससी के पेपर को जिस दिन एग्जामिनेशन हुआ उस दिन भी मैंने देखा, और अभी भी हमने उस पेपर को पलट करके देखा। कई बच्चों के मुंह से सुना मैंने कि सर करंट में तो हवा ही नहीं लगा। आप में से किसी ने दिया है? एक तुमने दिया है, और कोई? आपने? क्या वाकई करंट में हवा नहीं लगा? बतलाइए। सब पूरा दर्पण कवर करके गए थे और एक भी प्रश्न नहीं पूछा। इस तरह की बातें भी आई हैं या नहीं? और सौभाग्य से जब इकोनॉमिक करंट को मैं कवर कर रहा था तो मेरी अपनी आदत क्या है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इकोनॉमी से रिलेटेड जितने न्यूज होते हैं मैं उन सबको कवर करता। अगर प्रतियोगिता दर्पण ही पलट रहा हूं तो प्रतियोगिता दर्पण में ही जो काम मैं करूंगा कि उसका जो आर्थिक घटनाक्रम है हर महीने के दर्पण का, उसको तो कवर करूंगा ही। उसके साथ साथ एक बार अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, उसमें जिन टॉपिकों को कवर किया गया है, राष्ट्रीय घटनाक्रम, उनमें जिन टॉपिकों को कवर किया गया है, एक बार उन पर भी मैं नजर दौड़ा लेता हूं ताकि यह फिल्टर कर सकूं कि इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी चीजें हमारे काम लायक हैं। बातें ये समझ रहे? और इसके कारण क्या होता कि ऑटोमेटिकली कवरेज के दायरे का विस्तार होता है। इसके कारण क्या होता,
टॉपिक के मिस करने की संभावना क्या होती है? टॉपिक के मिस करने की संभावना घट जाती है। इतनी बातें स्पष्ट हुई। और अभी भी मैं देख रहा था तो इस क्रम में क्या हुआ, राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर भी मेरी नजर गई, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर भी नजर गई, और आर्थिक घटनाक्रमों पर तो नजर गई ही। जब क्वेश्चन पलट करके बार बार देख रहा था, तो उस दिन भी देखा था, उसके बाद जब बच्चों के मुंह से सुना तो मुझे लगा शायद मैंने गंभीरता पूर्वक पेपर को एनालाइज नहीं किया है, क्योंकि उड़ती उड़ती नजर में एक बार देख लिया। क्योंकि अब तक पहले हम लोग आंसर देते थे, इस बार हम लोगों ने आंसर नहीं दिया, क्योंकि पिछली बार हुआ यह कि बीपीएससी ने एग्जामिनेशन के अगले ही दिन आंसर की दे दिया, और बीपीएससी के आंसर में इतने वेरिएशन होते कि फिर उसके बाद आंसर देने की का महत्व तो नहीं रह जाता है। मान लीजिए नॉर्मली 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन का हमारे आंसर उनके आंसर में वेरिएशन हो प्लस माइनस, तब तक तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर यह वेरिएशन जो है 7 और 8 क्वेश्चन का हो, तो यह तो ह्यूज हो गया ना, फिर बहुत अहमियत। तो इस बार हम लोगों ने आंसर नहीं दिया था, पेपर को डिस्कस नहीं किया था। तो अभी स्पेशली पेपर हमने इसलिए मंगवाया क्योंकि इकोनॉमी सेक्शन पर थोड़ी सी चर्चा हमें करनी है आपके साथ। तो इसी बहाने हमको लगा, इकोनॉमी सेक्शन के क्वेश्चन एक जगह दिए गए हैं, लेकिन इस क्रम में हमको यह लगा कि और भी इकोनॉमी सेक्शन से प्रश्न है। मतलब कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो मैं यह कहना चाहूंगा कि कुल मिलाकर के इकोनॉमी सेक्शन से 19 प्रश्न पूछे गए। 15 क्वेश्चन आपको एक स्लॉट में मिलेंगे और 4 क्वेश्चन आपको बिखरे हुए मिलेंगे। इकोनॉमिक करंट कह लीजिए। तो 150 प्रश्नों में 19 प्रश्न हैं जो इकोनॉमी सेक्शन से। दैट मीन्स मोर देन 10%। बातें समझ रहे या नहीं? सबसे पहले तो परसेप्शन से बाहर निकलिए। ये जो तरीका आप लोग निकालते हैं ना, अरे 2 ही चीजें होंगी ना। अगर आप दे रहे हैं या तो सफल होंगे या असफल होंगे, तीसरी कोई चीज होगी? जब आप असफल होते तो असफलता के कारणों का भी मूल्यांकन करते होंगे, और जब असफलता के कारणों का आप मूल्यांकन कर रहे होते तो उसकी जिम्मेवारी किसके माथे पर डालते? उस असफलता की जिम्मेवारी आप अपने कंधे पर लेते हैं क्या? नहीं। क्या करें यार, किस्मत ही खराब है ना। पता चला कि हर बार तैयारी करके जाते हैं और बीपीएससी गोल पोस्ट चेंज कर देती है। नहीं, पूरा इकोनॉमिक सर्वे तैयार करके गए, बीपीएससी ने एक भी क्वेश्चन ही नहीं पूछा। इस तरह की बातें आपको आम मिलेगी। पूरा दर्पण करके गए, एक भी क्वेश्चन दर्पण से नहीं रहा। तो एक बात मैं अक्सर कहता, नानी के सामने ननिहार के खिस्सा नहीं। इसका मतलब समझते हैं? हा? जब बच्चे के रूप में छोटे होंगे नहीं, तो कई बार नानी की गोद में होंगे, नानी के पास होंगे, तो ननिहाल की कहानी नानी को सुनाते होंगे, और नानी इस भाव से सुनती होगी, इतने चाव से सुनती होगी जैसे वो इन बातों को जानती ही ना हो। तो जब तक आप बच्चे होते तब तक तो ये चीजें क्षम्य होती, लेकिन जब आप बड़े होते तब ये चीजें क्षम्य रह जाती हैं क्या? नहीं। तो सबसे पहले तो मतलब
ये जो मार्केट र्यूमर है ना, पहला मेरा सजेशन होगा मार्केट र्यूमर से बचने की कोशिश कीजिए। ये जो प्रवृत्ति है, बचपन में जब हम लोग छोटे थे ना, तो कई बार किसी चीज पर मां कान चढ़ाती हुई कहती थी कि अगर तुमको कोई बोलेगा कि कौवा कान लेके भागा जा रहा है तो तुम अपना कान चेक करोगे या कौवे के पीछे भागोगे? नहीं। और भीड़ की जो मानसिकता है वो कान चेक करने के बजाय क्या करता? कौवे के पीछे भागना शुरू। भीड़ कौवे के पीछे भागती, और उसके पीछे सोच क्या है कि कान चेक करने के क्रम में कौवा अगर भाग गया, नहीं तो कान तो हमारा गया। तो पहले यह कंफर्म हो ले कि हमारा कान कौवा के पास नहीं है, फिर हम चेक करेंगे कि वो कान हमारे पास है या वो कान किसी और के पास है। तो मुझे लगता इस प्रवृत्ति से बचा जाना चाहिए। क्लियर? सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इकोनॉमी में समस्या क्या है। प्रॉब्लमेटिक जोन क्या है आपका? बतलाइए, क्या नाम है आपका? गौतम कुमार। बैठिए, बैठ के बतलाइए। इसके पहले तैयारी जस्ट शुरू कर रहे हैं क्या? इकोनॉमी से वाकिफ हैं? थोड़ा बहुत। क्या धारणा है आपकी इकोनॉमी के बारे में? खुल करके बोलिएगा, क्योंकि जब तक समस्या की पहचान नहीं होगी तब तक सॉल्यूशन संभव होगा। संकोच मत कीजिएगा, और कभी भी इस बात की परवाह नहीं कीजिए कि हम बोलेंगे तो बगल वाला क्या सोचेगा, कहीं हंस ना दे। बतलाइए, थोड़ा बहुत समझ में आता है। दिक्कत कुछ जो महसूस करते हो? कोई दिक्कत महसूस नहीं करते। कब से तैयारी शुरू की है? 12th। तो यहां पर कैसे पहुंचना हुआ? अच्छा, क्या नाम है? अच्छा, अनूप। ओके। आपका क्या नाम है? नीरज कुमार। क्या इकोनॉमी से कुछ परिचित हैं? क्या सोच है इकोनॉमी को लेकर? बहुत आसान है, बहुत मुश्किल है, या कोई सोच नहीं है? बतलाइए। क्या संकोच मत कीजिए। संकोच कीजिएगा तो फिर परेशानी बढ़ेगी। आपकी भी परेशानी बढ़ेगी और मेरी भी परेशानी बढ़ेगी। बतलाइए। या अगर आपको लगता है कोई धारणा नहीं है तो वो ही बतला दें। थोड़ा बहुत जानते, कहीं से पढ़ा है तब थोड़ा बहुत कैसे जानते? क्या? किसे? मूल बुक से? किस बुक से? एनसीईआरटी। ओके। आपका कैसे आना हुआ? यहां के बारे में कैसे जाना? फ्रेंड कोई यहां से जुड़ा हुआ है क्या? अच्छा अच्छा, साथ ही। आप बतलाइए, क्या
आपका नाम क्या था? गौतम, नीरज, आपका नवीन। हाँ बतलाइए, पार्ट 1 में है। हाँ बतलाइए क्या सोचते हैं इकोनॉमी के बारे में। क्या सब्जेक्ट है? ज्योग्राफी। आपका भी ज्योग्राफी ही है? आपका भी ज्योग्राफी, फिजिक्स। ओके, कुछ इकोनॉमी के बारे में आइडिया है? अरे हाँ या ना, जल्दी बोलिए। कोई आइडिया नहीं, स्टार्टिंग। आप बतलाइए। सुमन, शुभम। हाँ शुभम, बतलाइए। हाँ भुला जाते। अच्छा, ठीक। भुला जाना एक आपकी बात को याद रखो। नहीं, तुम बतलाओ किस लिए? नहीं, मतलब भुला जाना ही समस्या है। सेम है। बतलाओ कैसा पेपर गया तुम्हारा? मिलाया? कहां तक पहुंची? नहीं, स्कोर कितना है माइनस करके? 65। क्या इकोनॉमी में दिक्कत? इकोनॉमी में कितना गलत किया? क्या? नहीं नहीं, इकोनॉमी में गलत कितना किया मैं ये जानना चाहता। ये तो पता है, जितना जानते होइएगा उतना बनाए होंगे। गलत कितना किया? तुम बतलाओ। तुमसे पूछ रहा हूं, इकोनॉमी को लेकर क्या सोच है? या कोई सोच नहीं है? इंटरव्यू में मुंह बंद करने के नंबर नहीं दिए जाएंगे, इंटरव्यू में मुंह खोलने के नंबर दिए जाएंगे। बतलाओ। क्या आज कौन सा दिन है? बुध है। तो बुध को मौन व्रत रहता है क्या तुम्हारा? तब क्या दबाव में हो? हाँ, ये तो पापा नहीं बोले कि जल्दी ब्याह कर देंगे। हाँ चलिए, देखें, हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि सबसे पहला काम है हम समस्या को पहचानें। अगर आप चाहते हैं समस्या ना आए, समझे, तो 2-3 चीजें ध्यान रखें। अच्छा, ऐसा होता है अपना नाम भूल जाएं, अपने किसी करीबी दोस्त का नाम भूल जाएं? किसका नाम भूलते हैं? बतलाइए। किसका? मतलब जिससे हमारी कभी कभार मुलाकात होती है। नहीं तो अगर हमारी कभी कभार मुलाकात होगी तो उस स्थिति में भूलने की समस्या नेचुरल है। वो मैं भी भूलूंगा, वो आप भी भूलेंगे।
तो अगर हम भूलना नहीं चाहते तो इसके लिए क्या करना होगा? मिलने जुलने का सिलसिला बढ़ाना होगा। नहीं, जितना मिलेंगे जुलेंगे, नहीं, भूलने की समस्या उतनी कम होगी। तो इस बीमारी का तो आसान इलाज है कि मिलिए जुलिए ज्यादा इकोनॉमी से। नहीं, अब सवाल यह उठता, इकोनॉमी से कैसे हम ज्यादा मिलेंगे जुलेंगे? नहीं, या इसी प्रश्न को दूसरे शब्दों में कहें तो इकोनॉमी से फ्रीक्वेंटली मिलने जुलने के रास्ते में मददगार बाधक कौन है? न्यूज़पेपर पलटते होंगे, न्यूज़पेपर देखते होंगे ना। न्यूज़पेपर में क्या देखते हैं, पलटते हैं? कभी यह देखने की कोशिश करते हैं कि देखें बिजनेस पेज पर क्या दिया है, इकोनॉमी के पेज पर क्या दिया है? देखने की कोशिश करते? नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसलिए क्योंकि इकोनॉमी के साथ आप सहज नहीं हैं। और सहज इसलिए नहीं है क्योंकि इकोनॉमिक न्यूज को देखने के लिए इकोनॉमी के साथ सहज होना जरूरी है। और इकोनॉमी के साथ सहज होने के लिए बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट का क्लियर होना जरूरी है। जब तक उसमें क्लैरिटी नहीं होगी तब तक इकोनॉमी के साथ आप सहज नहीं होंगे। बातें स्पष्ट हुई? तो इसका मतलब यह है कि बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट के डेवलपमेंट और बेसिक इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग के डेवलपमेंट को हम प्राथमिकता दें। देखिए, एक बड़ी समस्या क्या आती है इकोनॉमी में? बड़ी समस्या आती है सोर्स बुक की। एक एक करके अब मैं चीजों को एलैबोरेट आपके सामने करता। देखिए, सबसे पहले हम देखें यहां से प्रश्नों की प्रकृति क्या है। नेचर ऑफ क्वेश्चन। नहीं, नंबर ऑफ क्वेश्चन तो क्लियर है। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूं तो करीब करीब आप लेकर के चले उन्हें एवरेज 15 से 20 प्रश्न इकोनॉमी सेक्शन से उठा करके पूछे जाते हैं। 15 से 20 प्रश्न। और इन 15 से जो 20 प्रश्न हैं, इनके कंटेक्स्ट में अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं यह कहना चाहूंगा कि पहले यहां जो ट्रेंड था, नहीं, 69th पीटी के पहले और 69th बीपीएससी पीटी में, सिक्सटी नाइन्थ बीपीएससी पीटी के पहले और 69th बीपीएससी पीटी में। तो अगर पहले के ट्रेंड को देखें तो दो चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी। एक, तथ्यात्मक प्रकृति वाले प्रश्न,
एक तो फैक्चुअल नेचर वाले प्रश्न उठा करके पूछे जा रहे हैं, और दूसरा अगर आप जाकर के देखें तो करेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, फैक्चुअल नेचर वाले प्रश्न पूछे जा रहे, करेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे, इन पर फोकस है। ठीक है, अगर आप इसके कंटेक्स्ट में गौर करें तो मैं एलैबोरेट करना चाहूंगा फोकस एरिया। Before 69th and 69th, अब गौर कीजिएगा 69वीं बीपीएससी के पहले तक इकोनॉमी सेक्शन से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं? तो आप देखिए सेंसस से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 3 से 4 प्रश्न जो हैं उन्हें एवरेज 4 प्रश्न सेंसस से पूछे जा रहे हैं। अगर आप देखें तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नहीं, पर कैपिटा इनकम की दृष्टि से भारतीय राज्यों में बिहार का स्थान है। बिहार का पर कैपिटा इनकम है, देश का पर कैपिटा इनकम है। पर कैपिटा इनकम की दृष्टि से जो है शीर्षस्थ राज्यों को आरोही क्रम में सजाएं, अवरोही क्रम में सजाएं। नहीं, जीडीपी के आकार की दृष्टि से भारतीय राज्यों में बिहार की रैंकिंग है। साइज ऑफ जीडीपी के हिसाब से बिहार के सबसे बड़े जिले हैं, बिहार के सबसे छोटे जिले हैं। इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाते रहे। नेक्स्ट अगर आप जाकर के देखें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सेक्शन से और प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं, मानव विकास रिपोर्ट निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता? व्यापार एवं निवेश रिपोर्ट निम्न में से किस प्रकार जारी किया जाता? बातें समझ रहे? इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जुड़े हुए जो डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जुड़े हुए जो वेरियस रिपोर्ट हैं, प्रश्न वहां से उठा करके पूछे जा रहे हैं। अब बातें स्पष्ट हुई। आगे अगर आप जाकर के देखें व्यापार एवं निवेश, यहां से भी प्रश्न उठा करके पूछे जा रहे हैं। नहीं, भारत का द्विपक्षीय सबसे अधिक द्विपक्षीय व्यापार निम्न में से किस देश के साथ? नहीं, भारतीय निर्यात के प्रमुख गंतव्य हैं, भारतीय आयात के प्रमुख स्रोत हैं, आयात के प्रमुख मद हैं, निर्यात के प्रमुख मद हैं। नहीं, भारत को सबसे अधिक विदेशी निवेश प्राप्त होता है। निम्न में से किस क्षेत्र में विदेशी निवेश सर्वाधिक है? निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक एफडीआई को आकर्षित करता है? अब बातें समझ में आई? इस तरह के प्रश्न यहां पर पूछे जाते। चौथा कंटेक्स्ट अगर आप जाकर के देखें और कहां से प्रश्न उठा करके पूछा जा रहा है? नहीं,
सरकारी योजनाएं एवं कार्यक्रम, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स। ठीक है, मोटा मोटी ये 4 एरिया हैं जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और अब अगर आप आकर के देखें नहीं, 69वीं बीपीएससी को देखें नहीं तो ट्रेंड कंटिन्यूड, यह ट्रेंड यहां पर भी जारी रहा। मैं प्रश्नों के कंटेक्स्ट में बात करता हूं क्योंकि इसी की चर्चा मुझे आपके साथ करनी है और हमने उसको आइडेंटिफाई कर रखा। जैसे प्रश्नों के कंटेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो मैं पिक करूंगा, देखिए एक प्रश्न पूछा गया है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी किया जाता है किस संस्था के द्वारा? अभी ही ने कहा नंबर 1 फैक्चुअल नेचर के प्रश्न है। नंबर 2 G20 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, यहां पर इसको एड ऑन कर दें एक और, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। ठीक है, G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं वैश्विक जीडीपी का 85%, वैश्विक व्यापार का 50%, विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या। कहने के लिए आप कह सकते कि ये चीजें जो हैं इंटरनेशनल करंट से हैं क्योंकि G20 समिट का भारत में आयोजन हुआ, लेकिन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से प्रश्न पूछे जा सकते। और अगर आप जाकर के देखें तो G20 जो है दुनिया की सबसे बड़ी 20 अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है। अब यह G21 हो चुका है अफ्रीकी समूह के शामिल होने के साथ, जिसमें अगर आप जाकर के देखें तो एक यूरोपियन यूनियन है, अफ्रीकी यूनियन है दूसरा, और इन दो के अलावा आप देखेंगे यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्थाओं का समूह यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकी देशों की अर्थव्यवस्थाओं का समूह अफ्रीकी यूनियन, और इसके अलावा दुनिया की 19 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं। नहीं तो ये प्रश्न भी फैक्चुअल नेचर के हैं। नहीं, तीसरा प्रश्न जो उठाकर के पूछा गया वह क्या है? वह प्रश्न पूछा गया है, भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए? इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, यह भी फैक्चुअल नेचर के प्रश्न है। ऑस्ट्रेलिया के साथ सिग्नेचर किया गया था फरवरी 2022 में। नहीं तो अब अगर इस कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें तो ये चीजें भी आपको मालूम होती। फैक्चुअल नेचर के 3 प्रश्न, केवल आइडेंटिफाई करें कितने चेंज ट्रेंड में दिखाई पड़ते। नेक्स्ट अगर आप जाकर के देखें, चौथा प्रश्न पूछा गया है, औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया? यह चौथा क्वेश्चन भी फैक्चुअल नेचर का है। पांचवा क्वेश्चन पीएलआई स्कीम से पूछा गया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से पूछा गया, यह भी स्कीम से पूछा गया। छठा क्वेश्चन जो पूछा गया है वह स्वामित्व योजना के बारे में, स्वामित्व स्कीम के बारे में। देख रहे हैं गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स,
नेक्स्ट अगर आप जाकर के देखें तो अगला प्रश्न जो पूछा गया है, बिहार में गया जिला की वर्तमान जनसंख्या है, यह भी फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन है नहीं। नेक्स्ट अगर आप जाकर के देखें, ट्रेडिशनल फैक्चुअल नेचर के क्वेश्चन, मोटा मोटी अदर भी फैक्चुअल नेचर के क्वेश्चन हैं, लेकिन जो वन लाइनर फैक्ट वाले क्वेश्चन है बस इतने पूछे गए। तो मोटा मोटी आप कह सकते हैं कि ऐसे कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है, नहीं 6 से 7 क्वेश्चन जो हैं ट्रेडिशनली फैक्चुअल नेचर वाले प्रश्न हमें दिखाई पड़ते। ये इस बार भी चेंज क्या दिखाई पड़ता, परिवर्तन क्या दिखाई पड़ता, अब यहां पर एक और चीज एलैबोरेट कर दें। तथ्यात्मक प्रकृति वाले प्रश्न यहां पर स्पेसिफाई करूंगा वन लाइनर फैक्ट जो है। अब 69वीं बीपीएससी पीटी में क्या देखेंगे, तो 69वीं बीपीएससी पीटी में 3 चीजें दिखाई पड़ेंगी। साइज ऑफ क्वेश्चन क्या है, वन लाइनर प्रश्नों की संख्या में कमी दिखाई पड़ेगी नहीं। और अगर आप देखें 3-3, 4-4 स्टेटमेंट देकर के क्या सही है क्या गलत है, ऐसे प्रश्नों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी स्कीम्स और प्रोग्राम में भी। और अगर साइज ऑफ क्वेश्चन बड़ा हो रहा नहीं, अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे, अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे तो इसका मतलब यह है कि अब वन लाइनर फैक्ट से आपका काम नहीं चलने वाला है। अब यहां पर जाकर के देखें तो किसकी जरूरत होगी, अब डेप्थ और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होगी। अब ऑटोमेटिकली देखें, अगर साइज ऑफ क्वेश्चन बड़ा हो रहा मतलब एक कॉलम में आधा से ज्यादा कॉलम के एक प्रश्न आपको दिखेंगे। पहले एक पेज में 7 से 8 प्रश्न होते थे और अभी अगर आप जाकर के देखें तो एक पेज में 4 क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ते, मोटा मोटी पलट ले, कई बार 3 प्रश्न कई बार दिखाई पड़ते। तो साइज ऑफ क्वेश्चन जब बढ़ेगा, जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे नहीं, तो ऊपर ऊपर से चीजों को कवर करेंगे तो उससे काम चलेगा नहीं। तो अब ईसीटीए निम्न में से किस देश के साथ भारत ने साइन किया है, इसका यह काम तो वन लाइनर फैक्ट से चल जाएगा। लेकिन अगर जिस तरह के ट्रेंड है, यह प्रश्न पूछ दिया गया कि इस इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में क्या सच है, 4 स्टेटमेंट दे दिया गया और उसके बाद ABCD करके 4 ऑप्शन दे दिए गए, तो उस प्रश्न को केवल हेडलाइन मैनेजमेंट के जरिए तो नहीं रिस्पॉन्ड किया जा सकता नहीं। और ऐसी स्थिति में वन लाइनर फैक्ट पर आधारित किसी भी मैगजीन का आप सहारा लेते, आपकी एग्जामिनेशन रिक्वायरमेंट पूरी होगी क्या, बतलाइए। अब यहां से मूव करें, तीसरी चीज जो हमें दिखाई पड़ती, तीसरी चीज क्या दिखाई पड़ती, तो तीसरी चीज आप देखेंगे कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड प्रश्नों की संख्या बढ़ रही है। अवधारणा,
एवं समझ पर आधारित अवधारणा और समझ पर आधारित प्रश्नों की संख्या का बढ़ना। अवधारणा और समझ पर आधारित प्रश्नों की संख्या का बढ़ना। और अगर कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग पर आधारित प्रश्नों की संख्या बढ़ रही है तो उस कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग तक जाना होगा। अब ऐसे प्रश्न कितने हैं, एक बार हम आइडेंटिफाई करें। एक प्रश्न पूछा गया, वह प्रश्न है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड पर। इस चीज को समझे, जब इकोनॉमी के रिफॉर्म की चर्चा करता हूं, नहीं तो इकोनॉमी के रिफॉर्म में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया जो भारत में चली, तो उसमें इंडस्ट्रियल रिफॉर्म को फोकस किया गया, औद्योगिक सुधारों को फोकस किया गया। और औद्योगिक सुधारों को जो फोकस किया गया, तो 2 पॉइंट पर इंडस्ट्रियल रिफॉर्म की बात की गई, एक एंट्री पॉइंट और दूसरा एग्जिट पॉइंट। मतलब यह कि कोई उद्यमता के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता है तो कैसे नए उद्योग धंधों की स्थापना की प्रक्रिया को आसान बनाया जाए, तो यह एंट्री पॉइंट रिफॉर्म होगा। और कोई अगर उद्यमता से बाहर निकलना चाहता है, अगर मान लीजिए उसने जो उद्योग धंधे स्थापित कर रखे हैं वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, वो प्रोडक्टिव नहीं है, उसको लगातार घाटा हो रहा, वो सरवाइव करने की स्थिति में नहीं है, तो वो चाहेगा ना अपनी पूंजी लेकर के बाहर निकल जाए। जो घाटा हुआ, जिसको बचाया जा सकता है उसके साथ हम बाहर निकले। बातें समझ रहे? जब चर्चा होती है तो मैंने ये कहा था कि हमारे यहां प्रवेश बिंदु पर रिफॉर्म को तो प्राथमिकता दी गई, लेकिन निकास बिंदु पर रिफॉर्म को प्राथमिकता नहीं दी गई। और निकास बिंदु पर आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का श्रेय वर्तमान सरकार को जाता है। और 2 तरीकों से इसने उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, एक इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड को ला करके, और दूसरा इस प्रक्रिया को आगे इसने बढ़ाया लेबर रिफॉर्म के जरिए। तो यहां पर प्रश्न उसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी के कॉन्सेप्ट से संबंधित है। तो एक प्रश्न नहीं, दूसरा प्रश्न अगर आप जाकर के देखें, पीआईएल स्कीम पर जो है वह आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। और अगर आप जाकर के देखें तो ये जो पूरा का पूरा एक पेज है ग्रुप डी का, सेट डी का 51, 52 और 53, एक पेज पर 3 क्वेश्चन है। जबकि पुराने पैटर्न में आप जाकर के देखेंगे तो एक पेज पर 7 से 8 क्वेश्चन तक होते थे। तो टाइम टेकिंग हुआ। स्टेटमेंट बेस्ड अगर प्रश्न है, और यहां पर जाकर के देखेंगे तो 3 में 2 प्रश्न स्टेटमेंट बेस्ड है। और स्टेटमेंट बेस्ड भी ABCD नहीं, 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपसे पूछा जा रहा है क्या सही है क्या गलत। तो यह प्रश्न भी जो है वह अगर आप जाकर के देखें 2, तीसरा अगर देखें स्वामित्व योजना पर भी जो प्रश्न है 4 स्टेटमेंट है। जब तक स्वामित्व स्कीम को आप इन डेप्थ आपने कवर नहीं किया है तब तक आप इस प्रश्न को रिस्पॉन्ड करने की स्थिति में नहीं होंगे। चौथा अगर आप जाकर के देखें, मैंने इंट्रो लेक्चर वाले दिन भी चर्चा की थी, स्टैगफ्लेशन का जो कॉन्सेप्ट है, स्टैगफ्लेशन वाला प्रश्न भी कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न है। 5 नहीं, छठा अगर आप जाकर के देखें, इकोनॉमिक सर्वे पर जो
23 पर जो प्रश्न है वह इकोनॉमिक ट्रेंड पर बेस्ड प्रश्न है, वो उसको फैक्ट नहीं कह सकते, वो कंसेप्चुअल प्रश्न है। नहीं, फिर एक प्रश्न पूछा गया गैर योजनागत व्यय। नहीं, तो जब हम लोग पब्लिक फिनांस की चर्चा करते तो पब्लिक फिनांस में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की चर्चा होती है, राजस्व व्यय की चर्चा होती है, और राजस्व व्यय को कुछ समय पहले तक दो श्रेणियों में क्लासिफाई किया जाता था, प्लान्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, योजनागत राजस्व व्यय, गैर योजनागत राजस्व व्यय। और जो योजनागत राजस्व व्यय थे उसके 4 कंपोनेंट थे, ब्याज भुगतान, सब्सिडी, प्रतिरक्षा व्यय, और चौथा था प्रशासनिक व्यय, वेतन भत्ते पेंशन जो है। नहीं, ये 4 कंपोनेंट नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर के थे। तो ये भी कंसेप्चुअल बेस्ड प्रश्न है और यहां पर यह प्रश्न भी पूछा गया है। फिर प्रश्न पूछा जा रहा है वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यह भी अगर आप जाकर के देखें फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन नहीं है, यह भी कंसेप्चुअल नेचर का क्वेश्चन है। अगेन अगर आप जाकर के देखें कोविड क्राइसिस के दौरान यूनियन का जो पब्लिक फिनांस है, केंद्र सरकार के जो सार्वजनिक वित्त हैं, सार्वजनिक वित्त के रुझानों पर आधारित प्रश्न पूछे गए कि राजकोषीय घाटे का इस दौरान क्या ट्रेंड रहा, राजकोषीय घाटा किस स्तर पर पहुंचा, कमी में रुझान दिखता है या नहीं, और रेवेन्यू कलेक्शन की क्या स्थिति दिखाई पड़ती है। तो ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अगेन अगर आप जाकर के देखें तो याद करने की बात है, हमारे वीडियो जो है पिछले सेशन के इकोनॉमी वाले वीडियो हमारे यूट्यूब पर उपलब्ध हैं। अब चेंज ट्रेंड के कंटेक्स्ट में थोड़ा सा मैं भी दबाव मुक्त होकर के आगे फाउंडेशन बैच के क्लासेज इकोनॉमी के और भी एक्सटेंसिव तरीके से ले सकता हूं, क्योंकि अब तो ट्रेंड उसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो जब हमारी चर्चा हुई थी किसकी, तो जब हमारी चर्चा हुई थी बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट की, तो उसको क्लासिफाई हमने किया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेंट अकाउंट के जरिए करेंट अकाउंट एक कंपोनेंट होता, दूसरा कैपिटल अकाउंट होता है, और तीसरा फॉरेक्स रिजर्व होता है। तो करेंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल फॉरेक्स रिजर्व। और मैंने कहा था कि फॉरेक्स रिजर्व के चार कंपोनेंट होते। पहला कंपोनेंट होता है फॉरेन करेंसी एसेट, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, दूसरा उसका होता है गोल्ड, तीसरा होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो आईएमएफ के द्वारा जारी किया जाता, और चौथा जो होता है रिजर्व ट्रेंच पोजीशन जो आईएमएफ से संबद्ध होता है। और यही प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्न में से फॉरेक्स रिजर्व में कौन कौन शामिल है। बातें स्पष्ट हुई। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो यह प्रश्न भी फैक्चुअल नेचर क्या है, लेकिन इन डेप्थ, ये वन लाइनर फैक्ट पर बेस्ड नहीं है, इन डेप्थ फैक्ट पर बेस्ड है। एक प्रश्न बहुत प्यारा पूछा गया, जिस तरह स्टैगफ्लेशन हमने डिस्कस किया था। प्रश्न पूछा गया रूल ऑफ ऑरिजिन पर, और रूल ऑफ ऑरिजिन पर यह प्रश्न जो पूछा गया, तो रूल ऑफ ऑरिजिन का संबंध जो है डब्ल्यूटीओ से जाकर के जुड़ता है। रूल ऑफ ऑरिजिन का संबंध जो है विभिन्न देशों के साथ हमारा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा, डिफरेंट फॉर्म ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उससे जाकर के जुड़ता है। नहीं, और रूल ऑफ ऑरिजिन पर यह प्रश्न भी जो है जो उठा करके पूछा गया है वह आपको कंसेप्ट बेस्ड प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर, शिशु मृत्यु दर पर, और शिशु मृत्यु दर पर जो प्रश्न पूछा गया है
वह भी आप देखेंगे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जो डीपर फैक्ट डिमांड करता है और एक अंडरस्टैंडिंग डिमांड करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को लेकर के है। मेरे कहने का मतलब यह है, यहां पर मेरे कहने का यह मतलब है कि ये जो है करीब करीब 6 से 7 क्वेश्चन अगर पुराने ट्रेंड के कंटिन्यूएशन को इंडिकेट करते इकोनॉमी में, तो ऐसी स्थिति में जाकर के देखें 12 से 13 क्वेश्चन या तो स्टेटमेंट बेस्ड है या तो ये स्टेटमेंट बेस्ड है या ये कॉन्सेप्ट एंड अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है। और ये डेप्थ डिमांड करते हैं। ठीक है, अगर इस पैटर्न को देखें तो आज से करीब करीब 4-5 साल पहले, 5 साल पहले, ठीक है, पांच साल पहले के यूपीएससी के ट्रेंड से मैच करते हैं ये। तो इसका मतलब ट्रेंड बदल रहा है, नहीं? इतनी चीजें क्लियर हुई। और अगर ट्रेंड बदल रहा है तो क्या आपको यह लगता है कि हम ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ तैयारी करेंगे? क्या आपको लगता है कि हम ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ तैयारी करेंगे तो जरूरतें पूरी हो जाएंगी? इसका मतलब यह है कि चेंजिंग ट्रेंड्स के साथ हमें अपने अप्रोचेज को भी बदलना होगा, चेंजिंग ट्रेंड्स के साथ हमें अपने सोर्सेज को भी बदलना होगा। जब तक हम अपने अप्रोचेज को नहीं बदलेंगे, जब तक हम सोर्स को नहीं बदलेंगे, तब तक हम एग्जामिनेशन की नीड्स और रिक्वायरमेंट को पूरा करने की स्थिति में नहीं होंगे। यहां तक में किसी प्रकार की दिक्कत, कोई दुविधा, कोई डाउट? पक्का आगे बढ़ूं तब? तो अब तक हमने क्या किया? अब तक हमने आपके साथ जो डिस्कस किया है, डिस्कस यह किया कि प्रश्नों की संख्या तो कमोवेश वही है, उतने ही हैं जितने प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो प्रश्नों की प्रकृति बदल रही है, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम देखें तो प्रश्नों का फोकस भी बदल रहा है। इकोनॉमी के जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं, नहीं, उन टॉपिक्स पर जो प्रश्नों का पहले फोकस था, अब उन टॉपिक पर फोकस भी बदल रहा है। और ट्रेडिशनली जिन टॉपिक पर फोकस था, उन टॉपिक से जो प्रश्न पूछे जा रहे, वो सतह पर दिखने वाले प्रश्न नहीं पूछे जा रहे, बल्कि इन डेप्थ जाकर के प्रश्न पूछे जा रहे। क्लियर? अब मैं आता हूं, ट्रेंड को समझने में तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम्स कहां पर है? इकोनॉमी में जो पहली समस्या मैं समझता हूं, मनोवैज्ञानिक।
साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। जब आप तैयारी शुरू करेंगे, सीनियर से मिलेंगे तो क्या कहते हैं? बाबू हल्के में मत लो, बहुत मुश्किल है इकोनॉमिक्स। अभी आपने हाथ भी नहीं लगाया और आपके दिमाग में बैठा दिया गया इकोनॉमिक्स बहुत मुश्किल है। ऐसा है या नहीं? तो आपको लगता है कि सही में मुश्किल है। जब इस सोच के साथ आप इकोनॉमी की ओर जाते तो दूसरी समस्या आती। दूसरी समस्या क्या आती? तो जब इस सोच के साथ आप इकोनॉमी में जाते हैं, नहीं तो जैसे ही कहीं दिक्कत आती, आपको क्या लगता? आपकी धारणा मजबूत होती। जैसे ही आपको दिक्कत आती, सीनियर्स की कही हुई बात आपको याद आ जाती कि सही कह रहे थे, इकोनॉमिक्स बहुत मुश्किल है। वो धारणा और क्या हुई? मजबूत हुई। नहीं? और इस मुश्किल को आप बढ़ा लेते हैं। इन मुश्किलों को बढ़ाना कैसे? कैसे इन मुश्किलों को बढ़ाते हैं आप? नहीं? अपनी इर्रेगुलरिटी के जरिए। नहीं? क्लास में रेगुलर रहते हैं? कितने लोग रहते हैं? अपने आप से पूछ लें। एक मिनट। अनुज पानी दे देना। क्या क्या हुआ? क्या लगा? एसी चलाने कहने गए था? समझे? तो मैं ये कह रहा था कि क्लास में इर्रेगुलरिटी के जरिए एक समस्या है। क्या गाजिया ना? मतलब कई बार मुझे आश्चर्य लगता, पटना में आप हैं, पटना में रहने के लिए आप खर्च कर रहे हैं, ऑफलाइन सुविधा आपके लिए उपलब्ध है, शारीरिक और मानसिक दोनों दृष्टि से आप स्वस्थ हैं, और फिर भी ऑनलाइन क्लास कर लेते। दूर कौन जाएगा, चलो ना घर से ही कर लेते। ऐसा होता है या नहीं? अच्छा चलो ना ये काम कर लेते हैं। सर्वेश सर तो वैसे भी धीरे धीरे पढ़ाते हैं। ये चीजें काम करती हैं या नहीं? तो अगर आप जाकर के देखें, एक इर्रेगुलरिटी के जरिए और इन सिंसियरिटी के जरिए, इरेगुलरिटी का मतलब समझे? 2 दिन 3 दिन आए, 1 दिन गायब हो गए। और इनसिंसियरिटी का मतलब समझे? क्लास आ रहे हैं,
लेकिन आपके लिए कोचिंग करने, क्लास करने का मतलब क्या होता है? कॉपी झुलाते हुए आए नहीं, और क्लास करने के बाद कॉपी जब ले जाके रखे तो उसके बाद वो कॉपी तभी हाथ लगाते हैं जब अगले दिन क्लास के लिए आना हो। ऐसा होता है या नहीं? और मन में भाव होता है, अच्छा एक बार में। और ऐसे भी जैसे सीनियर आपको आसपास में मिलेंगे तो समझाएंगे, कहेंगे। जब हमने भी 1996 में अपना ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन करने के बाद एक हमारे सीनियर थे, हमारे मित्र के रूममेट थे, तो संयोग से 1997 में उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ था, बबलू भैया का। तो जब हम पटना से क्लास करके अक्टूबर में लौटे तो गए मिलने के लिए कि भैया कुछ मार्गदर्शन दीजिए, कैसे तैयारी करें। तो उन्होंने कहा, दुर्बुर्बक, सहरसा के थे, मतलब सीधे मेंस के बारे में सोचने लगे। अरे पहले 1-2 बार पीटी निकाल के दिखाओ तब मेंस के बारे में सोचना। और ये सलाह वो तब दे रहे हैं जब मेंस के लिए हिंदी लिटरेचर का क्लास करके पटना से मैं वापस लौट चुका। ठीक है, तो ऐसे सीनियर भरे परे मिलेंगे जो आपको सलाह देंगे कि क्या सोचते हैं, एक बार में तीर मार लें और फाइनल सिलेक्शन हो जाए। दिमाग से निकाल दो, जमीन पर रहो, जब दोगे तब पता चलेगा। मतलब अगर आपके लिए रास्ता आसान भी है तो उस रास्ते को आपके लिए मुश्किल बना देते, और धीरे धीरे आपके दिमाग में यह धारणा बैठ जाती है कि एक बार में तो सिलेक्शन होने से रहा। तो धीरे धीरे क्या होगा, आदमी ढीला पड़ेगा, और आदमी ढीला पड़ेगा तो क्या होगा, मन ही मन सोचिएगा, अच्छा चलिए ना एक बार क्लास समाप्त हो जाए तो बढ़िया से पढ़ेंगे। सोचते हैं या नहीं? और वो बढ़िया से पढ़ना कभी संभव नहीं हो पाता। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो इनसिंसियरिटी, सिंसियरिटी का मतलब यह है कि क्लास में जो चीजें नहीं समझ में आ रही है समझने की कोशिश कीजिए, अपने स्तर पर भी, अपने स्तर पर समझने की कोशिश करें। अपने स्तर पर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रहा तो मित्रों के साथ उनको डिस्कस करके समझने की कोशिश करें। वहां से भी सॉर्ट आउट नहीं हो रहा तो मुझ तक पहुंचे, क्लासरूम के भीतर या क्लासरूम के बाहर। अगर वो टॉपिक चल रहा है तो क्लासरूम के भीतर रिस्पॉन्ड करूंगा, अगर वो टॉपिक समाप्त हो चुका है, नए टॉपिक पर हूं, तो क्लासरूम के बाहर रिस्पॉन्ड करूंगा। लेकिन आप मुझ तक कब पहुंचेंगे? आप मुझ तक तब तक नहीं पहुंचेंगे, ध्यान रखिएगा मेरी बात, मुझ तक आप तब तक नहीं पहुंचेंगे जब तक कि आप क्लास में रेगुलर ना हो। रेगुलर नहीं होंगे, मुझ तक पहुंचेंगे तो मेरी आदत सुनाने की है। नजर हमारी हर किसी पर होती, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि नजर नहीं होती, हम नहीं होते तब पता करते रहते हैं कौन क्लास में आ रहे हैं, मेरा क्लास नहीं भी होता तब भी, और कौन नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए गुस्साने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, बस गुस्साने से इतना ही फर्क पड़ेगा कि नाराज होगी ना तो नहीं आओगी। कभी सोचोगे ऑनलाइन ही कर लेते, कभी सोचोगे दूर छोड़ो ना, बहुत झेलाते हैं। तो इस चीज को समझे, रेगुलरिटी और सिंसियरिटी का बड़ा गहरा संबंध है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखें, अगर समस्या मनोवैज्ञानिक है तो समस्या का समाधान भी क्या होगा? समस्या का समाधान भी मनोवैज्ञानिक ही होगा। एक कहावत आपने सुनी होगी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। नहीं, ये सुना होगा आपने, निर्बल परा मनबल जब तो तनबल क्या कर सकता है। और अंग्रेजी में प्रोवर्ब है, मैं अक्सर कहता हूं, इफ यू थिंक देन यू कैन, इफ यू थिंक यू कांट देन यू नेवर। कई बार बच्चे आकर के हमसे पूछते हैं कि सर क्या आपको लगता है कि मेरा हो जाएगा?
मैं पूछता हूं आपको क्या लगता है? अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा हो जाएगा तो मुझे भी लगता है, और जब तुम्हें ही नहीं लग रहा है कि तुम्हारा होगा या नहीं होगा, तो तुम्हें लग रहा है तुम्हारा नहीं होगा, तो हमें कैसे लगेगा तुम्हारा होगा? गलत कह रहा हूं क्या? मेरे लगने ना लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको लगना चाहिए। और लगता हवा में नहीं है। लगने के लिए कमिटमेंट चाहिए, लगने के लिए सिंसेरिटी चाहिए, लगने के लिए एफर्ट चाहिए, तब जाकर के कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। बिना उसके कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा। तो मैं सिर्फ इसके कंटेक्स्ट में इतनी बात कहूंगा, कोई भी विषय ना तो आसान होता है और ना ही कोई भी विषय मुश्किल होता है। यह विषय की यह जो है उस विषय के प्रति आपका नजरिया है, और उस विषय को आपका रिस्पॉन्स है जो उसको कठिन या आसान बनाता है। तो एक तो मनोवैज्ञानिक समस्या है। दूसरी समस्या क्या? व्यावहारिक समस्या। दूसरी समस्या व्यावहारिक समस्या है। व्यावहारिक समस्या क्या है आप समझिए। नहीं तो दो है। नहीं, एक तो विषय की प्रकृति क्या है, गतिशील है। सॉरी, विषय की प्रकृति गतिशील है। नहीं, और दूसरा देखें, मुख्य धारा से कटा हुआ विषय। यहां पर मैं कह रहा, जैसे इतिहास है, हिंदी है, अंग्रेजी है, भूगोल है, सिविक्स है, बचपन से आप पढ़ते नहीं। इकोनॉमिक्स बचपन से पढ़ाया जाता नहीं। इकोनॉमिक्स से आपका परिचय क्या होता? 9th 10th में परिचय होता है। उसके पहले तक इकोनॉमी से आप अनभिज्ञ होते नहीं, और इससे पहले की इकोनॉमी के साथ सहज हो पाए 11th में आकर के विषय बदल जाता है, यह रिश्ता टूट जाता है। ऐसा होता है या नहीं? नहीं। तो इससे पहले के विषय को जाने, विषय को समझे, क्योंकि प्यार करने के लिए क्या जरूरी है? जानना और समझना। तो इससे पहले के विषय से प्यार हो, उसे जाने और समझे, नहीं पता चला उस विषय से हम दूर पड़ जाते। तो एक तो यह समस्या है। तीसरा, अगर आप जाकर के देखें तो विषय की तकनीकी प्रकृति। नहीं, अगर आप जाकर के देखें तो आप पाएंगे बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट
बेसिक इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग नहीं, और तकनीकी पारिभाषिक शब्द। जब तक इसको हम नहीं समझेंगे, जब तक इसको हम नहीं समझेंगे तब तक इसके साथ सहज नहीं होंगे। नहीं, और एक व्यावहारिक समस्या किसकी है? स्रोत सामग्री के स्तर पर। स्रोत सामग्री के स्तर पर। बातें स्पष्ट हुई या कोई दिक्कत? तो इसका मतलब यह है कि अगर वाकई इकोनॉमी को लेकर हम गंभीर हैं, क्योंकि इकोनॉमी सेक्शन की तो अहमियत है नहीं, अगर आप जाकर के देखें पीटी में 18 प्लस माइनस क्वेश्चन और मेंस में अगर आप जाकर के देखें तो मेंस में आप क्या पाएंगे? मेंस में यहां से पेपर 2 सेक्शन बी करीब करीब 38 इंटू 3 क्वेश्चन, 30 तिया 90 और 8 तिया 24, 114 अंक के प्रश्न यहां से होते। और केवल यहीं से नहीं होते, कई बार पेपर 1 के सेक्शन बी करंट का जो पार्ट होता, 1 से 2 क्वेश्चन यहां भी कई बार इकोनॉमिक करंट से होते। अब समझ में आया? तो इकोनॉमी सेक्शन की अहमियत क्या है? इकोनॉमी सेक्शन की अहमियत ज्यादा है। अगर आप देखें इस चीज को, अब इस तरह समझें, जब तक विषय की तकनीकी प्रकृति की समझ नहीं होगी, जब तक बेसिक इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, जब तक बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट डेवलप्ड नहीं होंगे, जब तक तकनीकी और पारिभाषिक शब्दों की समझ नहीं होगी, तब तक विषय के साथ जुड़ना मुश्किल होगा। और जब तक विषय के साथ जुड़ेंगे नहीं, तब तक उसके डायनामिक नेचर के साथ जस्टिस कर पाना आपके लिए संभव नहीं होगा। हम पेपर या मैगजीन में इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज से इसलिए दूर भागते क्योंकि बेसिक इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग हमारे पास नहीं है, इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी की समझ हमारे पास नहीं है। और जब तक इन दोनों फ्रंट पर हम काम नहीं करेंगे, हमारी समस्या इकोनॉमी में बनी की बनी रहेगी। भगवान भी इस समस्या का आपको समाधान नहीं दे सकते। जस्ट बिलीव मी। अब इसमें जो एक व्यावहारिक समस्या आती है, स्रोत सामग्री की समस्या, सोर्स मटेरियल की समस्या। सोर्स मटेरियल की बात हम करें अब यहां पर भी देखेंगे क्या है। सोर्स मटेरियल की बात करें
तो विषय की प्रकृति अगर गतिशील है, विषय की प्रकृति अगर डायनामिक है, तो सोर्स भी क्या होंगे? नहीं, सोर्सेज मस्ट बी डायनामिक। विषय की प्रकृति अगर डायनामिक है तो सोर्स भी डायनामिक होने चाहिए। जब तक सोर्स डायनामिक नहीं होंगे तब तक विषय के साथ आप जस्टिस कर पाने की स्थिति में नहीं होंगे। और सोर्स के डायनामिक होने का मतलब क्या है? सोर्स के डायनामिक होने का मतलब है, इसके लिए आपको मैगजीन का सहारा लेना होगा, पत्रिकाओं का सहारा लेना होगा। पत्रिकाओं में मैं सजेस्ट करूंगा प्रतियोगिता दर्पण मासिक, प्रतियोगिता दर्पण मासिक का सहारा लेना होगा। प्रतियोगिताओं में अगर आप जाकर के देखें तो योजना का सहारा लेना होगा। ये दो एसेंशियल रीडिंग होनी चाहिए, ठीक है। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर मुझसे अगर पूछें, ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगा न्यूज़पेपर के रूप में इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने की आदत डालें। अंग्रेजी ठीक ठाक है, अगर सुधार सकती तो इंडियन एक्सप्रेस की आदत डालें। और जो इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज होते और इकोनॉमी रिलेटेड आर्टिकल होते, एडिटोरियल होते, अनिवार्यता पढ़े। नहीं, अगर नहीं तो जनसत्ता, हिंदुस्तान, भास्कर, प्रभात खबर, लेकिन वो बहुत जरूरतें पूरी नहीं करेंगे। हिंदी न्यूज़पेपर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इकोनॉमिक न्यूज के कवरेज में स्थिति हिंदी न्यूज़पेपर की अच्छी नहीं है, ठीक है, उसको आधार बनाए। और तीसरी चीज, एक और चीज पढ़ने की आदत डालें। इकोनॉमिक सर्वे, बिहार सरकार इस सर्वे को तो पूरा कर, बिहार के इकोनॉमिक सर्वे को पूरा करें, ठीक है, और भारत सरकार इसके सेलेक्टेड चैप्टर्स को पढ़ें। इसके कुछ चैप्टर को पढ़ें, ठीक है ना। बिहार वाले इकोनॉमिक सर्वे को पूरा करें, बहुत मुश्किल नहीं होगा, लेकिन वित्त मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा जो वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जो इकोनॉमिक सर्वे जारी किया जाता है, उसके एक चैप्टर को पढ़ें। एक से दो चैप्टर, एक चैप्टर तो ओवरव्यू जो होता,
लास्ट ईयर के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन पर वो जरूर पढ़ें, और उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक अगर चैप्टर हैं स्पेसिफिक इशू पर, उसको पढ़ें। वो टाइम टू टाइम बतला दूंगा। तो ये सोर्स मटेरियल। लेकिन ये सब आप कब करेंगे? विषय की प्रकृति डायनामिक है, तो विषय की डायनामिक प्रकृति का मतलब यह नहीं है, नहीं, डायनामिक प्रकृति के साथ आप तालमेल तभी बनाएंगे जब इंडियन इकोनॉमी इट्स इवोल्यूशन डेवलपमेंट, इसकी समझ हो, इसकी समझ हो, टेक्निकल टर्म्स की समझ हो, बेसिक इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग। बिना इसके आप नहीं कर सकते। और इसके लिए आवश्यकता किस बात की होगी? इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 3 चीजों को सजेस्ट करूंगा। एक, प्रतियोगिता दर्पण, अर्थव्यवस्था अतिरिक्तांक, प्रतियोगिता दर्पण अर्थव्यवस्था अतिरिक्तांक। दूसरा, मेरी बुक भारतीय अर्थव्यवस्था। और तीसरे, आप में से जो जिनका मीडियम इंग्लिश है और जो अंग्रेजी के साथ सहज हैं, उनको सजेस्ट करूंगा उमा कपिला की बुक जरूर पढ़ें। और बुक का नाम है इंडियन इकोनॉमी परफॉर्मेंस एंड पॉलिसीज। आई लव दिस बुक, मुझे बहुत पसंद है, शानदार बुक है। बातें स्पष्ट हुई? सोर्स मटेरियल के स्तर पर और चुटका नोट्स के भरोसे रहेंगे ना, चुटका नोट्स के भरोसे रहेंगे तो परेशानियां बढ़ेंगी। और विशेष रूप से जो भी आप में से यूजी हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं, उनको मैं ये सजेस्ट करूंगा, उनको मेरी यह सलाह होगी कि वे थोड़ी सी मेहनत करें। जितना कह रहा हूं अगर उसको फॉलो करेंगे तो आप सफलता के करीब होंगे। आपका जेस्टेशन पीरियड जो होता है, तैयारी का समय जो होगा, वो अपेक्षाकृत छोटा होगा। लेकिन ऐसा करने के लिए 2 चीजों की जरूरत होगी। पैसेंस की जरूरत होगी। इम्पेशेंट होंगे, कभी दरोगा भी देने लगेंगे, कभी
एस्टेट भी देने लगेंगे, कभी ग्रुप डी वाला भी देने लगेंगे, तब नहीं। तो एसडीएम बनना चाहते, डीएसपी बनना चाहते, तो उसके हिसाब से सोचना होगा ना। मुझे हो तो नत्थू लाल के जैसी, नहीं तो नहीं हो। इतना नहीं तो नहीं हो वाले रिस्क को तो कवर करना होगा। मेरी बातें समझ रहे हैं ये नहीं? तो ये सोर्स मटेरियल के स्तर पर हमने बतलाया। अगर इकोनॉमी को बेहतर करना चाहते तो मीडियम का जो आग्रह है वो छोड़ना होगा। और मैं इकोनॉमी की ही बात नहीं करता, मतलब मैं आपको यह कह सकता हूं कि मटेरियल से लेकर के क्लासेस तक जो क्वालिटी हम लोग डिलीवर करते, ठीक है, तो उस क्वालिटी को डिलीवर करने के लिए मैं हिंदी मीडियम पर निर्भर नहीं हूं, हिंदी माध्यम के स्रोतों पर निर्भर नहीं हूं। अंग्रेजी माध्यम के स्रोतों को हमने उसके लिए आधार बनाया है। और चूंकि अंग्रेजी माध्यम के स्रोतों के लिए को आधार बनाया है, इसलिए हमारे लिए चीजें वहां पर कंपैरेटिवली आसान होती। एक और चीज समझना, यहां तक बातें समझ में आई? कोई प्रश्न, कोई डाउट, किसी भी प्रकार की दुविधा हो? नहीं? अब आ जाए। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब इस चीज को समझ, जब इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी की बात करते तो 3 चरण की बात होती है। फर्स्ट फेज 1947 से 91, नहीं, और इस पूरे फर्स्ट फेज के दौरान नेहरूवादी आर्थिक नीतियों का जारी रहना, थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ। नेहरूवियन इकोनॉमिक पॉलिसी जो है 1991 तक कंटिन्यू करती। सेकेंड फेज इसको आप कह सकते आर्थिक सुधारों का युग, जिस दौरान लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आर्थिक नीति के आधार का काम करते हैं। एल लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, नहीं, पी प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, और जी ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण। और थर्ड फेज जो है
और इनमें भी देखें तो स्पेशली लास्ट 2 ईयर अब ये मैंने क्यों बतलाया, इस चीज को समझिए। ठीक है, प्रश्नों की दृष्टि से यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। प्रश्नों की दृष्टि से नहीं, और प्रश्नों की दृष्टि से नहीं, लेकिन यहां पर ध्यान रखेंगे, तीसरे चरण की समझ के लिए ये दोनों फेज जो है, तीसरे चरण की समझ के लिए इसकी जानकारी आवश्यक है। इकोनॉमी की समझ के लिए, इकोनॉमी ऑफ इंडिया की समझ के लिए इसकी जानकारी आवश्यक है। तो इसको हम छोड़ के नहीं चल सकते। जैसे अभी ही अगर आप देखें, गौर करें पीटी वाले प्रश्नों को, औद्योगिक नीति संकल्प पर एक प्रश्न पूछा गया ना, अभी चर्चा की थी ना औद्योगिक नीति संकल्प पर। यह प्रश्न इस फेज से है और हमेशा 1-2 प्रश्न यहां से रहते ही हैं, नहीं रहते ये बात नहीं। एक प्रश्न वैश्वीकरण पर था ना इस बार भी, कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन कहां थे? मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से थे। नहीं, इस चीज को समझने की जरूरत है और इसलिए हमने आपको यह कहा। आप दिक्कत तब आती है जब आप इन दोनों को छोड़ देते हैं और पूरा का पूरा इसी को टुकड़ों में लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करते, और जब इसको टुकड़ों में लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो कभी इकोनॉमी के साथ सहज नहीं होंगे। मेरी बात गांठ बांध करके रख ली। तो इकोनॉमी के साथ अगर आपको समझ में सहज होना है तो आपको यहां से पीछे जाना होगा और पीछे जाकर के चीजों को देखना होगा, चीजों को कवर करने की कोशिश करनी होगी, तब जाकर के कहीं आपका काम आसान होगा। तो ये आपको हमने एक ओवरऑल आउटलाइन देने का प्रयास किया। ये एक आउटलाइन देने का हमने प्रयास किया इकोनॉमी के संदर्भ में, प्री को सेंटर में रखते हुए लेकिन मेंस को बिना छोड़े।
मेंस के साथ सहज तभी होंगे जब इस प्रोसेस के आप फॉलो करेंगे। अब किसी भी प्रकार की दुविधा है, कोई भी प्रश्न है, क्योंकि मुझे लगता है लगभग यहां से जितने प्रश्न उभरने चाहिए, मैंने इकोनॉमी से रिलेटेड हर प्रश्न जो आपके दिमाग में होंगे, हमने उनको सीरियसली रेस्पॉन्ड करने की कोशिश की है। यहां तक में कोई प्रश्न किसी भी रूप में? क्या गौतम? नहीं? चलिए तब अब यहां पर चीजों आज रोकता हूं। अखिलेश सर के क्लासेस जो है मतलब 9 बजे से होंगे, तो कल से तब तक, जब तक रोशन सर फ्री नहीं हो जाते, तब तक कल से 9 बजे से अखिलेश सर के क्लासेज होंगे। ठीक है? ओके, थैंक यू।